हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, या इसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में एक और नाम से जाना जाता है, क्या देखा, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र। मतलब हम इतनी बात सिंपल में जानते हैं कि जो गोलीय पृष्ठ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो अवतल के लिए भी पूछा जाता है, उत्तल के लिए भी। जब भी आपसे कह दे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, तो गोलीय पृष्ठ कहेगा तो आप अवतल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं और उत्तल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। परंतु यदि आपसे कह देगा कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको अवतल से ही प्रूफ करना होगा, और ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में अवतल पर ही प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम अवतल पर प्रूफ करेंगे। मैं उन विद्यार्थियों को खासकर कहना चाहूँगा जो विद्यार्थियों को डेरिवेशन समझ में नहीं आता, वो आज के इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिक से आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये आपको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में इसको रखना है, ठीक है। और सबसे पहला तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ये भी बात को याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अवतल पृष्ठ बनाते हैं। तो ये सपोज दैट ये एक अवतल पृष्ठ है, ये फिगर आप समझ लिए तो सब कुछ समझ लिए। ये एक अवतल पृष्ठ है, मान लेते हैं ये एक कांच है। सपोज दैट थोड़ा सा इस तरह कैसे मान लीजिएगा, थोड़ा सा मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक मान लेते हैं ये एक अवतल थोड़ा सा और छोटा बना दें, ये एक अवतल पृष्ठ है। ये मान लेते हैं ये अवतल पृष्ठ के पीछे, मतलब ये मान लेते हैं एक कांच है जिसे हमने अवतल के रूप में काटा गया है। तो ये क्या है, ग्लास है, समझिएगा। और इधर क्या है, वायु है, मतलब एयर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो है, इधर है विरल माध्यम, इधर है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ये सब कुछ हमने अपवर्तन जब पढ़ाया था, प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। और ये एक क्या है, अवतल पृष्ठ है, जो है M1 व M2 है, ठीक है। इतनी बात समझ के अब देखिए, इसके बाद ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर ये आपको याद रखना है, इसका इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जो है P। और यहाँ पर सपोज डेट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है जो है O। अब हम जानते हैं कि वस्तु से हम पहली प्रकाश किरणों को इस पर जो अवतल पृष्ठ है इस पर आपतित कराएंगे। तो मान लेते हैं ये जो क्या है, वस्तु है, इससे पहली प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो ये से मान लेते हैं कि ये पहली प्रकाश किरणें गई, थोड़ा से और मैं इधर से भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा, इसीलिए ये सपोज दैट ऐसे प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, अवतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं। अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, वायु एक क्या है, वायु एक क्या है, विरल माध्यम है। ये सब बेसिक बातें हैं। ये क्या है, एक सघन माध्यम है। तो इसमें यही बताया जाता है, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब से क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये बात हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक हम अभिलंब यहाँ पे खींचेंगे, तो वो हम अभिलंब यहाँ पे खींच लेते हैं। ये एक अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। तो हम जानते हैं जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक के चली जाएंगी, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक कर चली गई। फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने केवल यही बताया, क्या हमने बताया कि एक हमने अवतल पृष्ठ लिया है, अवतल पृष्ठ जो कांच का है, तो ये एक सघन माध्यम हो गया, ये वायु इधर है तो विरल माध्यम हो गया, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है, एक O जो क्या है, वस्तु है, इससे पहली प्रकाश किरणें जाती हैं और अवतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं। तो हम जानते हैं विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं, ये चली गई, समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर ये आई ना, यहाँ पर जहाँ पर आई है, ये वक्रता केंद्र है जो है C। इस बात को आपको याद रखेंगे।
अब ध्यान से समझिएगा, ये तो पहली प्रकाश किरणें थी। अब द्वितीय जो प्रकाश किरणें हैं, ये क्या होता है, ये द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और आपतित होने के पश्चात ये क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो सीधे निकल जाती हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद जब ये देख रहे हैं, हम किरणें देख रहे हैं कि ये किरणें इधर चली जा रही हैं और ये जो किरण है ये इधर चली जा रही है, तो जब ये दोनों इधर चले जाएंगे, तो जब दोनों ये मिलेंगे ही नहीं, तो बताइए जब दोनों नहीं मिलेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, इसलिए हम इन दोनों किरणों को पीछे लाते हैं। तो हम इन दोनों किरणों को ऐसे, हम सपोज डैट ऐसे हम क्या करेंगे, इसको पीछे लाएंगे। तो पीछे लगाने पर यहाँ पर एक, यहाँ जो इसको पीछे लाएंगे, इसको भी पीछे लाएंगे, तो इस बिंदु पर क्या मिलेंगी और यह बिंदु ही क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा, जिसे हमने आई से प्रदर्शित कर दिया। समझ गए होंगे इतनी बात। तो ये क्या हो गया, ओ क्या है, वस्तु है, आई क्या है, प्रतिबिंब है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे, ये जो यहाँ पे जो बिंदु है ये तीनों मिल रहा है, इसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि बताइए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण आपतन कोण हो जाएगा, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण जो है आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आमने सामने का कोण है, तो ये वाला केवल कोण, ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो केवल कोण होगा, ये वाला, ये भी तो आर हो जाएगा ना, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ से जो कोण बनता है उसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया। देखिए ये फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ा सा समय लिया बट आपको कोशिश किया है पूरा अच्छे से समझाने का। देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए, नहीं तो अदरवाइज इसी को बहुत स्पीड में भी लेकर चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा समझिए, हम आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में हम बता रहे हैं, तो ध्यान से समझ गए होंगे इतनी बातों को। अब इतनी बातों को आपको माना की करके, यहाँ पर माना की करके एक्सप्लेन करना होता है। आप क्या कहेंगे, आप सिंपल में कहेंगे, माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P तथा मुख्य वक्रता केंद्र C है, तथा वस्तु O से प्रथम प्रकाश किरणें अवतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, तथा द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और सीधे निकल जाती हैं। इन दोनों किरणों को पीछे लाने पर ये जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यही तो हो गया आपका फिगर, इतना ही माना करके एक्सप्लेन कर देना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अदरवाइज जो हमने बोला है वही आप लिख लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार और पीछे कीजिए, वीडियो रिपीट करके सुनिए, सुनकर लिख लीजिए। अब फिर भी यदि उनको नोट्स चाहिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे सर इनका नोट्स दे दीजिए, तो देखिए हमने सभी जगहों से भी सस्ता हमने नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराया है। आप जानते होंगे पूरे फिजिक्स का जो नोट्स है ओनली आपको 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है। पूरे फिजिक्स का नोट्स जिसमें आपके 14 चैप्टर हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से लेकर आपके अंतिम चैप्टर तक हमने पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ओनली 99 रुपये में है। लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम से मांगेंगे तो वो आपको फिजिक्स का नोट्स अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, अदरवाइज मैं यही कहूँगा, जो गरीब स्टूडेंट है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे होंगे कि सर 90 रुपये भी हमारे पास नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए फ्री में सभी वीडियो मिल रहा है, सब कुछ हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए और सुनकर ही लिखिए। ठीक है, नोट्स बनाना भी अच्छी बात होता है, तो नोट्स बनाइए और भी बेहतर बात है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी गणना। तो गणना के लिए मैंने जगह थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा गणना है। तो गणना हम करेंगे, या इसे सिंपल वे में प्रूफ या सिद्ध भी हम कह सकते हैं। चलिए सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे आप लगाएंगे स्नेल का नियम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
स्नेल के नियम से। अब हम स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। स्नेल के हम नियम से जानते हैं कि जो क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। ये बात हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। परंतु ये जो कोण है जहां पर ये साइन आई और साइन आर है ना, ये कोण अत्यंत छोटे कण है, छोटे कोण है, मतलब बहुत ही अल्प कोण है, बहुत ही छोटे कोण है। और हम जानते हैं जब न्यूनतम कोण होता है, जब छोटा कोण होता है, तो हम केवल साइन आई को हम आई मान लेते हैं और साइन आर को हम आर मान लेते हैं। तो इसी को हम ऐसे मान लेंगे, म्यू इक्वल टू केवल आई बाई आर मान लेंगे। और इसी को यदि हम इस तरीके से लिखें कि इसको ये भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये इसी को हम लिख देते हैं, तो आई बराबर ये म्यू और आर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि यदि अल्पतम कोण हो, बहुत ही छोटा कोण हो है ये दोनों, इसलिए साइन आई को हम आई मान लेते हैं, साइन आर को आर मान लेते हैं। और ये इधर भाग में इधर आया तो गुणा करा दिया, तो म्यू में गुणा कराएगा तो म्यू आर हो जाएगा, तो आई इक्वल टू म्यू आर हो गया। ये आपने समझ लिया। अब आते हैं दूसरा, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लूं, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा, पहला आपको स्टेप याद रखना है, पहला हमें ये कार्य करना है। दूसरा स्टेप हमारा ये आता है कि अब हमें कोण, यहां से ध्यान से समझेंगे, ओ क्यू सी, ये हम त्रिभुज ले रहे हैं ओ क्यू सी को, देख रहे हैं ना, ओ क्यू सी। ओ क्यू सी यदि हम त्रिभुज को लेते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ओ क्यू सी में, ठीक है। त्रिभुज ओ क्यू सी में आप देखते हैं तो यहाँ पे एक कोण है जो है गामा, यहाँ पे एक जो ये पूरा ये कोण बन रहा है जिसे हम आई से प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। और ये एक बाहरी कोण है जिसे हमने अल्फा से प्रदर्शित किया है। तो हम जानते हैं कि जो क्या होता है, बाह्य कोण होता है वो दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो वही हम करेंगे। बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण है अल्फा, तो अल्फा हमने लिख दिया। अल्फा जो होगा वो दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो क्या है, आई प्लस आई प्लस क्या है, गामा है, तो हमने गामा लिख दिया, ठीक है। अब इसके केवल ये वाई क्या है, गामा है, इसको हम इधर भेज देते हैं, मतलब यहां से हम आई का मान निकालते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा हो जाएगा। तो यहां से हमने आई का मान निकाल लिया। आई का मान हमने क्यों निकाला वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज हमने लिया था ओ क्यू सी में, ओ क्यू सी में से आई का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर से अब हम दूसरा कोण लेंगे, फिर से आई क्यू सी, पहले हम इसको लिए हैं, फिर से आई क्यू सी को लेंगे। तो हम फिर से लिखेंगे कि कोण, यहाँ पे कोण ही लिख लीजिए, कोण या त्रिभुज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई क्यू सी में, अब आई क्यू सी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है वो है बीटा, यहाँ पे जो कोण है वो है आर, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण है वो है अल्फा। तो देख रहे हैं कि अल्फा जो कोण होता है, मतलब जो बाह्य कोण होता है, जो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी जो अल्फा होगा, जो अल्फा होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो बीटा और प्लस आर के बराबर। अब यहाँ से हम केवल आर का मान निकाले तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो ये आर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया, हमने आई और आर का मान निकाला है। अब हमने ऐसा क्यों किया, आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आई इक्वल टू मी बाई आर है। अब इस आई के मान को और आर के मान को हम इन दोनों के जगह पर पुटअप करेंगे, रखेंगे और देखते हैं तब क्या मिलते हैं हमें। तो स्टेप याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन जब भी बड़ा हो तो आपको स्टेप याद रखना है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो डेरिवेशन कभी भी आप हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाला वो नहीं है कि थ्योरी नहीं है कि कुछ भी आपने समझ लिया कि ऐसे होता है ऐसे होता है, आपको स्टेप याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम रखते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से अगर हम देखें
तो देखिए समीकरण फर्स्ट में आई, तो आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा। ध्यान से आप समझेंगे, डायरेक्ट मैं पुटअप कर रहा हूँ। आई है तो आई के जगह पर हम अल्फा माइनस गामा रख देंगे इक्वल टू, फिर से म्यू है तो म्यू हमने लिख दिया। आर के जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, तो ये लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, ये हमने रख दिया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से इतना हमने कर लिया। अब देखिए, अब हम इसका थोड़ा सा मान निकालेंगे। हम चूंकि एक और बात जानते हैं, अब ये जो कोण है अल्फा गामा, फिर से क्या है, अल्फा है बीटा है, इन सभी कोणों का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या जानते हैं, कोण बराबर, हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले हम इस कोण को निकालते हैं अल्फा का, तो अल्फा के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या, तो पी क्यू बटे पी सी हो जाएगा। तो अल्फा के लिए यदि हम निकालें, यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि अल्फा के लिए यदि निकालें तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी सी हो जाएगा, तो पी क्यू बटे पी सी। ठीक है, उसके बाद बीटा के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए भी पी क्यू बटे पी आई हो जाएगा। तो बीटा के लिए निकालें तो पी क्यू बटे पी आई हो जाएगा। और यदि हम गामा के लिए निकालते हैं तो इसके लिए भी पी क्यू बटे पी ओ हो जाएगा। तो गामा के लिए भी क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी ओ हो जाएगा। तो ओ हमने लिख दिया। तो अब देख रहे हैं आप कि हमने अल्फा बीटा और गामा का मान निकाला। ठीक है, अब इसको हम पुटअप करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम रख के देखते हैं क्या मिलता है। तो अल्फा का मान यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। अल्फा का मान की जगह पर हम पी क्यू बाई पी सी लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसके जगह, अल्फा के जगह पी क्यू बाई पी सी, तो पी क्यू बाई पी सी रखे हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस, तो माइनस हमने लिख दिया। फिर से क्या है, गामा है, तो गामा के जगह पर पी क्यू बाई पी ओ लिखेंगे, तो पी क्यू बाई पी ओ लिखेंगे, लिख दिया हमने। फिर से इक्वल टू है तो इक्वल टू हम देंगे। फिर से म्यू है तो हमने म्यू लिख दिया। फिर से कोष्ठ में क्या है, अब कोष्ठ में है अल्फा, तो अल्फा का मान क्या है, पी क्यू बाई पी सी है, पी क्यू बाई पी सी, तो पी क्यू बाई पी सी। फिर से माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब बीटा का मान दिया है पी क्यू बाई पी आई, पी क्यू बाई पी आई, ये हमने रख दिया। ठीक है, तो हमने ये इन सभी मानों को इसमें रखा हुआ है। समझ के इतनी बात। अब फिर से अब देखिए हम आगे कैसे करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर पी क्यू है, इधर भी पी क्यू, तो पी क्यू को कॉमन करते हैं। तो जब इधर से पी क्यू को कॉमन करेंगे, इधर से कॉमन करेंगे, तो पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इधर गुणे में आएगा। ठीक है, ये सभी तो बेसिक है। तो जब पी क्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 1/PC बचेगा और माइनस 1/PO बचेगा। इधर म्यू पी क्यू कैंसिल हो गया तो 1/PC बचेगा और यहाँ पे भी 1/PI बचेगा। ये इतनी बात आप समझ गए। देखिए बेसिक है कि इधर क्या है, इधर से हम पी क्यू को कॉमन करेंगे, इधर से पी क्यू को कॉमन करेंगे, दोनों बगल पी क्यू है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना आ गया। अब फिर से जैसे हमने इस तरीके का मान निकाला है, वैसे ही अब पी सी, पी ओ, पी आई, इन सभी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल में लिखेंगे सपोज डेट। आप सोचिए सबसे पहली बात, P से C तक का मान क्या होगा। तो P से C तक का मान, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, मतलब माइनस R हो जाएगा। ठीक है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मानते हैं वो हम माइनस में लेते हैं, तो माइनस लिख दिया। R है, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होता है। वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम जानते हैं कि PC = R होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसको ये माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस लेंगे तो माइनस भी हो जाएगा, तो PI का मान क्या हो जाएगा, ये सपोज ये हो गया। फिर से PI का मान कितना है, -V है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की है तो इसको हम -U लेंगे।
ठीक है, क्योंकि आपतित किरणों के विपरीत दिशा में, तो u, तो PO का मान क्या है -u, तो PO का मान क्या है -u। ठीक है, तो अब हमने ये तीनों मान को निकाल दिया, इतना बेसिक बात है। अब देखिए आप मान रखते हैं, अब PC के जगह पर हम क्या लिखेंगे -r, तो यहाँ पे 1/-r लिखेंगे, फिर से 1/, PO के जगह पर क्या लिखेंगे, PO के जगह पर -u लिखेंगे। ठीक है, -u लिख दिया, फिर से म्यू, फिर से 1/। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये कोष्ठ में था ना, तो कोष्ठ में करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा, ये म्यू 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर भी म्यू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, ये कोष्ठक में है तो म्यू इसमें भी गुणा होगा, म्यू इसमें भी गुणा होगा, तो म्यू को अगर हम डायरेक्ट गुणा कराते हैं तो म्यू यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब हम चाहें तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोष्ठ नहीं बंद करेंगे। तो ये म्यू है तो इसमें भी तो गुणा कराएगा और इसमें भी गुणा कराएगा, तो 1 में गुणा कराया है तो म्यू म्यू हो गया। तो अब वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा म्यू, म्यू ऊपर है तो म्यू। अब PC का मान कितना दिया है, PC का मान है -r, तो -r लिख दिए, फिर से माइनस लिखेंगे, फिर से म्यू। अब PI का मान दिया है -v, तो -v लिख दिए। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया। फिर से आगे आते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो ये 1/-r है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/u हो गया। फिर से ये म्यू बाई क्या है -r है। ठीक है, 1/, नीचे -r लिखे चाहे यहाँ पे लिखे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया और ये म्यू बाई v हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए अब हमारा काम क्या होगा कि हम ये जो वाला जो दिखाई दे रहा है म्यू r, ये माइनस में है तो इसको हम इधर भेजेंगे। किसको, ये वाले पूरे पार्ट को, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम इधर भेजते हैं और ये वाला जो प्लस हिस्सा है इस वाले पार्ट को हम इधर भेजते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको भेजते हैं, तो इसको माइनस क्या है म्यू बाई r है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हम क्या लिखेंगे म्यू बाई r लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या है, ये माइनस में है तो -1/r हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले हम म्यू बाई v लिखेंगे और ये इधर माइनस में जाएगा तो -1/u। ठीक है, तो यही है आपका जो फॉर्मूला है, ये आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आप कर देते हैं तो यही है आपका क्या है, अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब इसी को किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा गया है, इसी को जस्ट इस तरीके से भी लिख दिया गया है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यदि इसको ध्यान से आप समझेंगे, यदि ये दोनों को हम r ले लेते हैं। ठीक है, और r से r में भाग कराएंगे तो म्यू हो जाएगा, फिर से माइनस r से r कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये इतना हो गया। अब फिर से इधर क्या हो जाएगा म्यू बाई v, म्यू v माइनस म्यू u। अब इसी को म्यू -1 बाई r ये है ना, तो ऐसे भी बहुत से बुकों में ऐसे भी दिया है। ठीक है, और या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों बात तो एक ही है ना। या किसी कुछ बुक में ऐसे ना देकर ऐसे भी दिया है 1/r और म्यू -1 और फिर से इधर म्यू v माइनस म्यू u। तो देखिए ये तीनों जो फॉर्मूला है ना, ये तीनों एक ही है, ये इससे ये बना है फिर से इससे ये बना है, तो चेंज कर दिया जाता है फॉर्म को। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इन सभी को इस तरीके से भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ तक कर देते हैं तब भी, यहाँ तक आप मैनुअली कर लीजिएगा। बेसिक जो क्या है इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक करेंगे तो और भी जो टीचर भी होंगे वो समझ जाएंगे कि चलिए हाँ आपने यहाँ तक किया हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए जितना हो सके उतना मैंने आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, पूरा बेसिक से हमने बात किया है जिससे आपको समझ में आए। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप एक कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात कि यदि आप सीरियस है क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप जानते होंगे कि रोजाना हम शाम को 6:30 बजे और 7-7:30 बजे आपके लिए 2 वीडियो हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, जिसमें आपको सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत
बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो क्या है एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर भी आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आगे भी ऐसे ही कंटेंट मिलेगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।